नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। इंटरनेशनल रिलेशन जो पेपर पढ़ना है सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स को, उसमें एक टॉपिक है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इन इंटरनेशनल रिलेशन या फेमिनिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन, अर्थात अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नारीवाद। तो ये टॉपिक बहुत ही छोटा टॉपिक है, कॉम्पैक्ट टॉपिक है और इससे आप एक डायरेक्ट क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स भी लिखने के लिए आपके एग्जामिनेशंस में आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, हम जब नारीवाद की बात करते हैं, वह पॉलिटिकल थ्योरी में हम बात करें, इंटरनेशनल रिलेशन में हम उसकी बात करें, नारीवाद हमेशा यह बताता है, दिखाने की कोशिश करता है कि किस प्रकार से जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जो पितृसत्तात्मक समाज है, उसमें महिलाओं के साथ शोषण होता है, महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके साथ भेदभाव होता है और उनका ऑपरेशन होता है, उनको दबाया जाता है, महिलाएं दबी कुचली हैं। और साथ ही साथ ये हम पूरे वर्ल्ड लेवल में देख सकते हैं। आप किसी भी सोसाइटी की बात करें, वहां किसी ना किसी फॉर्म में आपको पैट्रियार्की देखने को मिलेगी ही मिलेगी, अगर कुछ कंट्रीज को छोड़ दे जो कि एक्सेप्शंस है। हमारा इंडिया उसका बेस्ट एग्जांपल है। पैट्रियार्की अर्थात पितृसत्ता, इसका क्या मतलब होता है? तो एक ये सिस्टम होता है सोशल स्ट्रक्चर का, जहां प्रैक्टिस किया जाता है कि जो मेन है वो डोमिनेट करेंगे विमेन्स को और जो मेन है यूजुअली विमेन का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो फेमिनिज्म है इंटरनेशनल रिलेशन में, उसका क्या कहना है। तो जो इंटरनेशनल रिलेशन में जो फेमिनिस्ट अप्रोच है, उनका मानना है कि जिस प्रकार से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में मेन का दबदबा है, अर्थात जो पुरुष है उनका दबदबा है, पुरुष ही डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को, जो घरेलू राजनीति है, उसको डोमिनेट करते हैं, उसी तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी पुरुषों के द्वारा डोमिनेट किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी पुरुषों का ही अधिक महत्वपूर्ण रोल है और पुरुष का ही दबदबा है। यहाँ पुरुषों को मैस्कुलिनिटी से दिखाया गया है। मैस्कुलिनिटी एक तरह का कैरेक्टर होता है पुरुषों में कि पावरफुल होते हैं और पावर का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। इस तरह का मैस्कुलिनिटी का कैरेक्टर है, मतलब जो मेल का कैरेक्टर होता है उसको मैस्कुलिनिटी बोलते हैं और फेमिनिटी बोलते हैं, जो कि फीमेल में कैरेक्टर आमतौर पर पाए जाते हैं कि फीमेल केयरिंग होती है, फीमेल नर्चर करना जानती है। तो ये सब फेमिनिटी है, एक तरह से कैरेक्टर्स है। तो जो फेमिनिस्ट है वह कहती है कि जो मैस्कुलिनिटी है, ये हम देख सकते हैं कि दिस इज डोमिनेटिंग द इंटरनेशनल रिलेशन, एंड जो फेमिनिटी है उसको एक कम दर्जा दिया गया है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में। ये कैसे हम कह सकते हैं? ये ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो विमेन है उनको एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल हम देखें तो इसका एग्जाम्पल फेमिनिस्ट ये देती है कि अगर हम देखेंगे कि जो अंतरराष्ट्रीय जो सम्मेलन होते हैं, जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं और जो अन्य आपके जो सम्मेलन होते हैं, समिट्स होते हैं, तो उसमें आप देखिएगा जैसे G8 का सम्मेलन हुआ या फिर यूएन कॉन्फ्रेंसेस हुए या फिर जो रीजनल समिट्स और सेवरल रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के कॉन्फ्रेंसेस हैं, जैसे EU के, ब्रिक्स के, सार्क के, तो यहाँ जो मेन लोग हैं, मेन लोगों की संख्या ज्यादा होती है। यही इन सम्मेलनों में, समिट्स में और कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। और जो विमेन्स है, विमेन्स को यहाँ कम महत्व दिया जाता है और विमेन्स की संख्या यहाँ काफी कम है। इससे साफ पता चलता है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, वहां विमेन को इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। विमेन्स को हमेशा बैक सीट पर रखा जाता है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जो फेमिनिस्ट कहते हैं कि अगर हम डिप्लोमेट्स को देखें तो डिप्लोमेट्स में ज्यादातर आपको मेन देखने को मिलेंगे और जो फीमेल्स हैं उनको बैक सीट पर रखा गया है। फीमेल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है एज द वाइफ्स ऑफ द डिप्लोमेट्स और द लीडर्स। आज हम मिलानिया ट्रम्प की बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रम्प के नाम से जानी जाती है, फिर मिशेल ओबामा की बात करते हैं तो बराक ओबामा के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ जो है वह जो विमेन्स है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उनका महत्व पुरुषों के वजह से है, ऐसा कहता है जो
फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है आईआर का, इसके बारे में हम आगे जानने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आया। कुल मिला के बात यही है, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव जो है इंटरनेशनल रिलेशन का, उसका मानना है कि भैया इंटरनेशनल रिलेशन में विमेन्स को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा, और जो इंटरनेशनल रिलेशन है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, वह मेन के द्वारा ही डोमिनेट किया जा रहा है, जैसे कि आपका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में होता है। ठीक है, तो यही चीज है। और ये इंटरनेशनल रिलेशन में विमेन को इमेंसिपेट करना चाहती है, उनको मुक्त करना चाहती है। जो फेमिनिस्ट जो थिंकर्स हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, वे चाहती हैं कि विमेन का भी रिप्रेजेंटेशन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अधिक से अधिक हो, विमेन भी आगे आकर अपना एक आइडेंटिटी बनाए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, ना कि वो सिर्फ पुरुषों के नाम से जानी जाए, वार में, पीस में वो एक रोल निभाए। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ डिस्कस करने का कोई महत्व नहीं है, आगे चलते हैं। तो हम आगे डिस्कस करें उससे पहले हम कुछ फेमिनिस्ट थिंकर के बारे में जानेंगे और उनके राइटिंग्स के बारे में, उनके बुक्स के बारे में, जिन्होंने थ्योरी ऑफ फेमिनिज्म इंटरनेशनल रिलेशन में पॉपुलर किया है। तो सबसे पहला है जोशुआ एस गोल्डस्टीन, ये बुक लिखते हैं वार एंड जेंडर 2001 में। दूसरा है एंड टिकनर, ये जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स इनके द्वारा लिखा गया बुक है 2001 का। फिर जिल स्ट्रेंथ है जो कि जेंडरिंग एंड इंटरनेशनल रिलेशन बुक लिखते हैं 1998 में। और एनी एंड पीटर स्पाइक, इनका बुक है आपका ग्लोबल जेंडर इशूज, जो कि 1999 में आता है। और इनकी जो राइटिंग्स है, इनसे आपका जो फेमिनिज्म का थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशन में, उसको पॉपुलर होने में मदद मिलता है। इन राइटिंग के अलावा भी 3 कॉन्फ्रेंसेस होते हैं जो कि अलग अलग जगहों पर हेल्ड किए जाते हैं। एक 1988 में होता है, एक 89 में, एक 90 में। और यहाँ से भी फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन को डेवलपमेंट में मदद मिला है। अब इस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या था? तो कॉन्फ्रेंस का नाम था आपका मिलेनियम जर्नल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज। ये कॉन्फ्रेंस का नाम है। किस तरह से आपका नाम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक ना, नॉन अलाइंड कंट्रीज, तो उनका अलग अलग जगह समिट्स होता है ना, उसी तरह से एक कॉन्फ्रेंस का नाम हो गया मिलेनियम जर्नल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज। और इसका फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 1988 में। सेकेंड कॉन्फ्रेंस हुआ था आपका यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में 1989 में। और थर्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था वेलेस्ली में 1990 में। तो ये तीनों कॉन्फ्रेंस भी काफी ज्यादा मदद करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो हमने जब इन चीजों को देखा, तो आगे हम और बात करते हैं कि फेमिनिस्ट जो है इंटरनेशनल रिलेशंस में जो अलग अलग टर्म्स हैं उस पर अपना क्या विचार रखती है, जैसे युद्ध पर, जैसे शांति पर, जैसे डिप्लोमेट्स पर, जैसे स्टेट और पावर पर। तो चलिए इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो हम देखेंगे कि फेमिनिस्ट व्यूज क्या है फॉलोइंग थिंग्स पे। तो सबसे पहला डिप्लोमेट्स। तो फेमिनिस्ट का मानना है कि वर्ल्ड लीडर्स जो कि सेव कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन को, वह सबके सब पुरुष है, मतलब लगभग वह पुरुष है, मेजोरिटी में पुरुष है। और जो फीमेल्स हैं, जो महिलाएं हैं, उनको हमेशा बैक सीट दिया जाता है इन शेपिंग द इंटरनेशनल रिलेशंस। और वे मोस्टली आइडेंटिफाई की जाती हैं द वाइफ्स ऑफ डिप्लोमेट्स एंड द वर्ल्ड लीडर्स। तो ये डिप्लोमेट्स पर इनका विचार है, दृष्टिकोण है। इसके बारे में मैंने बताया। वार के बारे में ये क्या कहती है? तो वार के बारे में फेमिनिस्ट का कहना है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस में या इंटरनेशनल सिस्टम में वार देखते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मेन। क्योंकि मेन जो है वह पावर का इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पाता। दूसरे शब्दों में बोले तो जो मेन है उसका ऐसा नेचर है, बाय नेचर जो मेन होता है वो ज्यादा ब्रूटल होता है, मेन में काइंडनेस नहीं होता है, मेन क्रूअल होता है और पावर का मिसयूज अधिक करता है। इसीलिए जो मेन है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वार। जितने भी इतिहास में युद्ध हुए सब पुरुषों के कारण हुए, क्योंकि पुरुषों की प्रकृति ही यही है कि वह लड़ाई करते हैं। और लड़ाई इसलिए करते हैं क्योंकि वह पावर का मिसयूज करते हैं, वह ब्रूटल होते हैं, क्रूएल होते हैं, और साथ ही साथ उनमें कोई दया की भावना नहीं होती। ठीक है,
which makes the world unsuitable to live। और इन युद्धों के कारण जो आपका दुनिया है वह अनसुटेबल हो जाता है जीने के लिए। और जब युद्ध का सिचुएशन होता है तो उसमें सबसे ज्यादा जो आपका नुकसान होता है वह महिलाओं को होता है, अर्थात पुरुषों के द्वारा युद्ध किया जाता है लेकिन इसकी भुक्तभोगी अधिक करके महिलाएं होती हैं। महिलाएं अपना बेटा खोती हैं, महिलाएं अपना पति खोती हैं, महिलाएं अपना भाई खोती हैं। साथ ही साथ जब युद्ध में हारती है अगर उसकी कंट्री, तो उसके बाद उनको काफी अपमान झेलना पड़ता है, उनको रिफ्यूजीज की तरह दूसरे देशों में जाकर शरण लेना पड़ता है। और साथ ही साथ उस समय वह सेक्सुअल वायलेंस का भी शिकार होती है। आप देख सकते हैं बहुत सारे युद्ध हुए और बहुत सारे युद्धों में सबसे ज्यादा अगर कोई अगर प्रताड़ित होता है तो महिलाएं होती हैं। अपना फैमिली खोने का दुख होता है, रिफ्यूजीज के रूप में बहुत मुश्किल जिंदगी जीने में उनको सबसे ज्यादा परेशानी होता है और सबसे ज्यादा सेक्सुअल वायलेंस भी उनके साथ होता है। आप याद कीजिए किस प्रकार से जापान ने चाइना में सेक्सुअल वायलेंस किया था, किस प्रकार से पाकिस्तानियों ने बांग्लादेश में ये कार्य को किया था 1971 में। उसके बाद भारत उनके मदद में गया था। तो वार पर इनका दृष्टिकोण यही है कि पुरुषों के कारण युद्ध होता है क्योंकि पुरुषों की प्रकृति ही ऐसी है। इससे जो दुनिया है दुनिया अशांत हो जाती है। लेकिन पुरुषों के कारण युद्ध तो किया जाता है लेकिन इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी महिलाएं होती है। महिलाओं को अपना फैमिली खोना पड़ता है, सबसे ज्यादा ह्यूमिलिएशन और सबसे ज्यादा सेक्सुअल वायलेंस भी उन्हें ही सहना पड़ता है। अब महिलाएं बोलती हैं कि जब इंटरनेशनल सिस्टम में पीस है तो क्या कंडीशन है महिलाओं की। तो इंटरनेशनल सिस्टम में जब पीस है, जब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तब भी महिलाओं को काफी कष्ट झेलना पड़ता है। तब महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस से गुजरना पड़ता है, घरेलू हिंसा से गुजरना पड़ता है। पुरुष तब भी उन्हें ऑप्रेस करते हैं, उन्हें दबाते हैं, सप्रेस करते हैं। पीस के टाइम में विमेन ट्रैफिकिंग जो है वो आम बात है और एजी रिक्रूट इन सेक्स टूरिस्ट इंडस्ट्री इज आल्सो कॉमन दीज डेज। महिलाओं को एज अ सेक्स वर्कर हायर किया जाता है और उनको एक तरह से सेक्स स्लेव्स बनाया जाता है, जो कि बहुत ही ब्रूटल है एक तरह से, जो कि हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वार और पीस दोनों ही समय महिलाओं को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। तो फेमिनिस्ट यही बोलती हैं कि भाई हमें तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या कंडीशन है उससे मतलब ही नहीं है। हमें कोई भी कंडीशन हो इंटरनेशनल सिस्टम में, हमें तो दुख ही झेलना पड़ता है। युद्ध के समय भी हम सबसे ज्यादा भुक्तभोगी होते हैं और शांति के समय भी हम पे सबसे ज्यादा प्रताड़ना किया जाता है। और इसी से वह इमेंसिपेट करना चाहती है, मुक्ति पाना चाहती है। और मुक्ति पाने के लिए उन्हें पावर में आना पड़ेगा। मुक्ति पाने के लिए उन्हें स्टेट में रिप्रेजेंटेशन चाहिए, इंटरनेशनल सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ताकि वार के समय और पीस के समय जो उनका ये सिचुएशन है उससे वह पार पा सके, इमेंसिपेट हो सके। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। 3 अप्रोचेस है फेमिनिज्म के जो कि आपका इमेंसिपेट करने का कोशिश करता है विमेन्स को, लेकिन उनका मेथड्स अलग अलग है। सो ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स दे आर डिफरेंट बट दे हैव अ सिंगल ऑब्जेक्टिव, दैट इज द इमेंसिपेशन ऑफ द विमेन, ताकि वॉर पीस ये सब समय में उनको प्रताड़ित ना किया जाए। उसके बाद हम अगर विमेन पावर और स्टेट के बीच में रिलेशन को देखें तो हम देखेंगे कि जो राज्य है इसको मैस्कुलिन एंटिटी माना जाता है। मैस्कुलिन अर्थात पुरुषों से संबंधित माना जाता है और राज्य जो है वह शक्ति का सिंबल है और शक्ति पुरुषों का सिंबल है। दैट मीन्स स्टेट इज द मैस्कुलिन एंटिटी। एक तरह से स्टेट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेल। जो राज्य है वह पुरुषों का ही एक प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है उन्हें ही। और हम जब स्ट्रगल फॉर पावर देखते हैं, और स्ट्रगल फॉर पावर जो है दैट इज द एसेंस ऑफ द पॉलिटिक्स, शक्ति का संघर्ष जो होता है वो पॉलिटिक्स का एसेंस होता है। और इसमें भी महिलाओं को महत्व नहीं दिया जाता क्योंकि महिलाओं को फेमिनिटी के साथ जोड़कर देखा जाता है और फेमिनिटी के साथ जोड़कर देखने से ये माना जाता है कि वे पावर पॉलिटिक्स को, वे पावर को परस्यू नहीं कर सकती, उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वे पावर का यूज कर पाए। वे सॉफ्ट होती है, वे काइंड होती है, नर्चरिंग होती है, ऐसा मानना है। ठीक है,
तो हम देख सकते हैं कि स्टेट में भी उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि स्टेट में अगर आपको आना है तो आपको पावर पॉलिटिक्स करना पड़ेगा, शक्ति का एकदम अच्छे से उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन माना जाता है कि महिलाएं नहीं कर पाती, लेकिन बिल्कुल गलत। इंदिरा गांधी का भी आप एग्जाम्पल लीजिए, किस तरह से उन्होंने, हमारी जो पहली महिला प्रधानमंत्री है भारत की, उन्होंने किस प्रकार से पावर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया था, दांत खट्टे कर दिए थे पाकिस्तान के, और जितने भी इंसर्जेंसीज आपके पंजाब में हुए थे उनसे डटकर उन्होंने सामना किया था। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से आर्ग्यूमेंट देते हैं जो फेमिनिस्ट थिंकर्स होते हैं कि नहीं, हम जो है महिलाएं भी पावर पॉलिटिक्स को प्रैक्टिस कर सकती हैं। हम लिबरल फेमिनिज्म में आगे देखेंगे। यही रहा। तो डिफरेंट अप्रोचेस है फेमिनिज्म के, और 3 मेन अप्रोचेस है फेमिनिज्म के, ठीक है। उनके जो ऑब्जेक्टिव है, जो लक्ष्य है, जो तीनों आपके अलग अलग दृष्टिकोण है नारीवाद के अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, तो सबके जो लक्ष्य है वह एक ही है। वह महिलाओं को इन कष्टों से मुक्ति देना चाहते हैं, जो कष्ट वे इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वह झेल रही है, कि उनको अच्छा से एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता इंटरनेशनल लेवल पर एज ए डिप्लोमेट, और जो ऑपरेशन उनके साथ हो रहा है, जो दुर्व्यवहार हो रहा है युद्ध और शांति के समय, और किस प्रकार से उनको एक बेटर रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है स्टेट अफेयर्स में। तो जो लक्ष्य है, यही लक्ष्य है कि ये सब चीजों को कैसे प्राप्त कर पाए महिलाएं और मुक्त हो सके अपने कष्टों से। लेकिन इस लक्ष्य को पाने का जो तरीका है दे आर डिफरेंट। जो 3 अलग अलग दृष्टिकोण है, उनके अलग अलग आस्थाएं हैं, विश्वास है, वैल्यूज है, और इन्हीं बिलीव्स पर वो अलग अलग मेथड्स बताते हैं कि किस प्रकार से महिलाएं इमेंसिपेट हो सकती हैं। तो सबसे पहला है डिफरेंस फेमिनिज्म। डिफरेंस फेमिनिज्म को आप एक तरह से, आप हिंदी में उसको क्या बोलिएगा, इसका मीनिंग खोज लीजिएगा, भेद नारीवाद आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो भेद नारीवाद जो डिफरेंस फेमिनिज्म है, ये नेचुरल इनइक्वालिटी को एक्सेप्ट करता है। जो प्राकृतिक असमानताएं हैं उसको ये एक्सेप्ट करता है। इसका मानना है कि हाँ, बात तो सही है कि महिलाएं जो है वह पुरुषों से अलग है, प्रकृति ने महिलाओं को अलग बनाया है, पुरुषों को अलग बनाया है। तो ये जो एक्सट्रीम इक्वालिटी है उसको क्लेम नहीं करती कि नहीं नहीं महिलाएं पुरुषों के बराबर ही है, नहीं कहती हैं कि हाँ डिफरेंस तो है, मानते हैं हम ये चीज को कि महिलाएं और पुरुषों में अंतर है, और ये अंतर खुद प्रकृति ने बनाया है। लेकिन जो अंतर है वह अंतर महिलाओं में काफी यूनिक है, और ये जो यूनिक, जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो डिफरेंसेस है मेल से हटके, इनसे जो इंटरनेशनल रिलेशन है, इंटरनेशनल सिस्टम है, उसे महिलाएं काफी बेहतर बना पाएंगी। तो जो अंतर है दोनों के बीच में, उनको ये सेलिब्रेट करते हैं, उनका जश्न मनाते हैं, उन पर दुखी नहीं होते कि अरे हम तो पुरुषों के जैसे नहीं है, खुशी मनाते हैं कि चलो हम पुरुषों के जैसे नहीं है, हम में कुछ विशेष काबिलियत है। वो विशेष काबिलियत क्या है? जो विमेन है दे आर कंसिडर्ड द एक्सपर्ट ऑफ नर्चरिंग। वे अच्छे से देखभाल करने में एक्सपर्ट मानी जाती है, एकदम कुशल मानी जाती है। साथ ही साथ इन्हें माना जाता है कि ये बहुत अच्छा ह्यूमन रिलेशंस को मेंटेन कर सकती है, और ये भी माना जाता है कि विमेन जो है वो पावर का इस्तेमाल अधिक नहीं करती, और अगर पावर दिया भी जाए तो इसका मिसयूज नहीं करती, ऐसा माना जाता है, क्योंकि ये क्रूअल नहीं होती, ब्रूटल नहीं होती। इसीलिए क्योंकि ये नर्चरिंग है, काइंड है, ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इसीलिए ये ज्यादा इफेक्टिव होंगी कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने में और ग्रुप डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि ये सबको लेकर चलती हैं। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब इनको डिप्लोमेट बनाया जाएगा तो जो संघर्ष है, संघर्ष को अपने नेचर से, नर्चरिंग नेचर से ये कम कर देंगी, उसको अच्छे से सॉल्व कर देंगी, डिसीजन मेकिंग इनका बेहतर होगा, और ये युद्ध को भी अवॉइड करने में केपेबल है, क्योंकि ये पावर का मिसयूज नहीं करेंगी ना, तो युद्ध नहीं होगा। साथ ही साथ ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर देंगी तो युद्ध नहीं होगा, क्योंकि ये नर्चरिंग नेचर की है ना, इसीलिए। और इस तरह से जो महिलाएं हैं वह पीस को इंश्योर करेंगी, शांति को अंतरराष्ट्रीय
रिलेशन में, जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है उसमें स्थापित करेंगी, इंश्योर करेंगी। और इसीलिए डिफरेंस फेमिनिज्म का मानना है कि मेल से ज्यादा आवश्यकता तो महिलाओं की है इंटरनेशनल सिस्टम में। अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल सिस्टम में अधिक से अधिक महिलाएं होंगी तो युद्ध नहीं होगा, हमेशा शांति की स्थिति बनी रहेगी। तो इस तरह से महिलाओं को वह यह शक्ति देना चाहता है, उनके डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करता है, जश्न मनाता है उस पर कि वी आर यूनिक एंड हेंस वी आर यूनिक, सो वी must get the representation as a diplomat at the level of the state, in the international level, because we are more capable in resolving the conflict, in avoiding the war and establishing and ensuring the peace at international system. ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस फेमिनिज्म है। दूसरा है आपका लिबरल फेमिनिज्म। लिबरल फेमिनिज्म अर्थात उदार नारीवाद, इसको हिंदी में कह सकते हैं। तो ये रिजेक्ट करता है जो आइडियाज दिया गया आपका डिफरेंस फेमिनिज्म के द्वारा, इसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर देता है। कहता है कि जो डिफरेंस फेमिनिज्म बोल रहा है वो तो स्टीरियोटाइप जेंडर रोल हो गया, जो पहले से माना जाता है कि महिलाएं कमजोर हैं, फिर तो वह वही बोल रहा है कि महिलाएं कमजोर हैं। कमजोर इसलिए क्योंकि वह पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो हमें अगर सही मायनों में अगर महिलाओं को अगर इमेंसिपेट करना है, मुक्ति देना है, तो हमें महिलाओं को पुरुषों के बराबर बनाना होगा, ना कि ये बोलना होगा कि नहीं पुरुष और महिलाओं में डिफरेंस है और महिलाओं में कुछ अलग यूनिकनेस है। इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। ये बोलता है कि ये जो चीज है ये बहुत ट्रिवियल है, अपने आप में बहुत डरावना है, ये सही नहीं है। और ये मानता है कि विमेन और मेन की एबिलिटी एक है। और ये भी इसका मानना है कि अगर महिलाएं अगर पावर में आ जाएंगी एज अ डिप्लोमेट, अगर वो बन जाएंगी और अगर स्टेट अफेयर्स में रिप्रेजेंट करेंगी इंटरनेशनल सिस्टम में, तो जो डिफरेंस फेमिनिज्म बोल रहा है कि वह युद्ध को समाप्त करने में कारगर होंगी, पीस को इंश्योर करेंगी, ऐसा नहीं है। महिलाओं के आने से इंटरनेशनल सिस्टम की प्रकृति चेंज नहीं हो जाएगी, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की है। अगर महिलाएं अगर सभी देशों का अगर लीडर बन जाए तो ऐसा नहीं है कि देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा और उनके बीच में वार नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो अंतरराष्ट्रीय जो प्रणाली है, जो इंटरनेशनल सिस्टम है, उसका प्रकृति ही ऐसा है कि युद्ध को हम रोक नहीं सकते। जिस तरह से रियलिस्ट कहते हैं, हम नहीं रोक सकते। युद्ध होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, क्योंकि सब नेशनल इंटरेस्ट के पीछे भाग रहे हैं। और जब नेशनल इंटरेस्ट में आप देखिएगा कि दोनों के नेशनल इंटरेस्ट एक हो गए, जैसा कि मैंने अपने रियलिज्म वाले लेक्चर में बताया, तो होगा कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो इनका मानना है लिबरल फेमिनिज्म का कि देखो जो डिफरेंस फेमिनिस्ट बोल रही है कि अगर जो विमेन्स है वो अगर आ जाएंगी पावर में तो युद्ध खत्म हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा, पीस इंश्योर होगा। ऐसा नहीं हो सकता। इंटरनेशनल सिस्टम का नेचर नहीं चेंज हो सकता, क्योंकि ये ऐसा ही है। इसीलिए ये बिलीव करते हैं कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर, जो महिलाएं हैं वह पुरुषों के बराबर है। और इसीलिए भले ही आपका वार का सिचुएशन बना रहे, कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन बना रहे या पीस का सिचुएशन, सब में कैपेबल है जो महिलाएं हैं। महिलाओं को ट्रेडिशनल रोल से बाहर निकालना पड़ेगा, महिलाओं को एज अ वर्ल्ड लीडर हमें लाना पड़ेगा, हमारे सामने सोल्जर्स में रिक्रूट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि लिबरल फेमिनिस्ट मानते हैं कि जिस प्रकार से जो पुरुष पावर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिस प्रकार से पुरुष पावर का गेम खेलते हैं, उसी तरह से महिलाओं में भी शक्ति है कि विमेन लीडर विल आल्सो कैन प्ले द पावर गेम इन द सिमिलर फैशन एज द मेन। इसका एग्जाम्पल है इंदिरा गांधी। क्या इंदिरा गांधी ने पावर पॉलिटिक्स को और पावर गेम को मोदी जी से खराब खेला था या बेहतर खेला था? बराबर खेला था। तो लिबरल फेमिनिज्म का यही कहना है कि पुरुष और महिलाएं एक है, दोनों इक्वल है। और पुरुष जिस प्रकार से पावर पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जिस इंटेंसिटी से पावर का यूज करते हैं, द विमेन आर इक्वली कैपेबल टू यूज
that power in the same manner, in the same passion, and they are equally capable to play the power game of the international relations. So उन लोगों को आपको डिप्लोमेट के रूप में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए और उनको मेन का स्टेटस देना चाहिए, और जब मेन के स्टेटस में वे आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो उनका जो आपका प्रॉब्लम्स है, जो कष्ट है, वो दूर हो जाएगा, क्योंकि पुरुषों के साथ कष्ट नहीं है, उनके पास पावर है। महिलाओं के पास कष्ट क्यों है इंटरनेशनल सिस्टम में? क्योंकि उनके पास पावर नहीं है। तो ये जो लिबरल फेमिनिज्म है, ये डिफरेंस फेमिनिज्म के साथ सहमत नहीं होता। हम तीसरे फेमिनिज्म को देखते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, अर्थात उत्तर आधुनिक नारीवाद। तो उत्तर आधुनिक नारीवाद, आपने अगर पोस्ट मॉडर्निज्म का थ्योरी पढ़ा होगा, तो पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो चीजों को डिकंस्ट्रक्ट करके उसको तोड़ कर देखता है। और पोस्ट मॉडर्निज्म का मानना है कि ट्रुथ ऑब्जेक्टिव नहीं है, सच्चाई एक नहीं है, सच्चाई अलग अलग है। अगर हम अलग चश्मे से अगर एक चीज को देखेंगे तो वो हमें अलग दिखाई देगा। तो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म का मानना है कि रुकिए एक मिनट रुकिए, लिबरल फेमिनिस्ट लोग एक मिनट रुकिए, डिफरेंस फेमिनिस्ट लोग एक मिनट रुकिए, आप क्या बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं है? क्या आपका ऐसा मानना है? क्या इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में महिलाओं की कोई स्थान नहीं है? क्या जब वार होते हैं, क्या जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो क्या महिलाएं सिर्फ एक मुख दर्शक बन के बैठी रहती है, सिर्फ एक ऑडियंस बन के बैठी रहती हैं? क्या वो वार में पार्टिसिपेट नहीं करती? क्या इंटरनेशनल रिलेशंस में उनको थोड़ा भी महत्व नहीं दिया जाता? रुकिए एक मिनट, सोचिए जरा। और ये सोचता है और जो लैंग्वेज है रियलिज्म को उसको डिकंस्ट्रक्ट करता है, जो कहता है कि पावर पॉलिटिक्स है, पावर पॉलिटिक्स में सिर्फ जो मेल्स है उनको ज्यादा आपका प्रेफरेंस मिलता है। इनका मानना है नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर देखिएगा तो जो मेल्स हैं, दे आर एबल टू परफॉर्म द पावर पॉलिटिक्स विद द हेल्प ऑफ द विमेन्स, विद द हेल्प ऑफ द फीमेल्स। इनका ये मानना है कि महिलाएं जो है एक साथ पैरेलली पुरुषों के साथ आपका पावर पॉलिटिक्स को परफॉर्म कर रही है और अपना रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर कर रही है इंटरनेशनल सिस्टम में। ये मानता ही नहीं कि महिलाएं कमजोर हैं, ये मानता ही नहीं कि महिलाओं को इक्वल स्टेटस देने की जरूरत है। इसका मानना है कि महिलाएं तो हमेशा से मजबूत है पुरुषों के जैसा, और महिलाओं को पुरुषों के जैसा स्टेटस देने का जरूरत नहीं है। महिलाओं के पास पुरुषों के जैसा स्टेटस है इंटरनेशनल सिस्टम में। कैसे? तो ये एक आपका एग्जाम्पल देता है कि जो एटम बॉम्ब था, जो हिरोशिमा नागासाकी पर गिराया गया, लिटिल बॉय और फैट मैन, वो मेल्स थे। पर जो लिटिल बॉय को कैरी करके लाया, ये सिर्फ एक आपका एनालॉजी है, एक एग्जाम्पल है, कैरी करके लाया, उसका नाम था इलोना गे। इलोना गे जो पायलट था, उसकी मम्मी का नाम था, मदर का नाम था, और जो इलोना गे है वह एक फीमेल है। तो इसका मतलब लिटिल बॉय जो एक मेल है, उसको किसके द्वारा लाया गया युद्ध के मैदान में? तो एक महिला के द्वारा लाया गया। तो ये एक सिंबॉलिक आपका एक एग्जाम्पल है। मतलब जब पुरुष पावर पॉलिटिक्स में भागीदार बनते हैं, जब पुरुष इंटरनेशनल सिस्टम में अपना रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करते हैं, तो महिलाएं भी उनकी मदद करती हैं। बिना महिलाओं के जो पुरुष हैं वह इंटरनेशनल सिस्टम को नहीं चला सकते, नहीं सस्टेन कर सकते। बिना महिलाओं के जो पुरुष है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर जब युद्ध होता है, जब पुरुष बाहर लड़ने जाते हैं, तो महिलाएं उनके परिवार का ख्याल रखती हैं, महिलाएं देख रेख करती हैं उनके घर का, जिससे उनको मानसिक शांति मिलती है और वह अच्छे से युद्ध कर पाते हैं। और युद्ध के मैदान में आप देखिए, आप देख सकते हैं कि आर्मी में आपको डॉक्टर्स देखने को मिलेंगे जो कि फीमेल्स होंगी, नर्सेस होंगे, वे फीमेल्स होंगी। तो आपको महिलाएं दिखेंगी इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल लेवल पर। तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं
को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है या महिलाएं मुक्तदर्शक हैं, ये दोनों से बिल्कुल अलग सोचता है। बात भी सही है, पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि किसने बोला कि महिलाएं कमजोर हैं पुरुषों से, ये तो आप सोच रहे हैं। महिलाओं को ऐसा नहीं सोचना चाहिए और सच्चाई तो अलग है सबके लिए। तो ये मानता है कि महिलाएं ना कभी कमजोर थी ना कमजोर है, और जब महिलाएं बराबर ही है तो महिलाओं को क्यों पुरुषों जैसा स्टेटस देना, पहले से ऐसा है। तो इसका एक अलग विचार है, ठीक है। तो ये आपका 3 तरह के आपके फेमिनिस्ट अप्रोच हो गए, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन में फीमेल के इमेंसिपेशन की बात करते हैं। और आपने देखा कि क्या क्या आपके विचार हैं और ये सब थिंकर्स हैं। लास्ट में अब ये देखेंगे, कंक्लूजन देखते हैं। देखिए, भले ही महिलाओं को एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है, वैसे तो पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि किया जा रहा है, पर अगर हम एक बैलेंस्ड अगर व्यू लेकर चले, अगर तीनों को साथ में मिलाकर, तो हाँ, सच्चाई तो है कि महिलाओं को रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा। तो भले ही महिलाओं को एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा, क्योंकि महिलाएं तो सेना के रूप में नहीं, सैनिक के रूप में खड़ी हो रही ना उतना, वो तो नर्स बनकर, डॉक्टर बनकर, तो डायरेक्टली तो इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटायर हिस्ट्री में उनको कभी भी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। लेकिन अभी रिसेंट टाइम में हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, जिससे हम उनके रिप्रेजेंटेशन को प्रमोट कर सके, इंश्योर कर सके, और उनको इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उनसे इमेंसिपेट कर सके। तो आपका कुछ ऐसे ही कॉन्फ्रेंसेस है जो कि उनको प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइज किए गए हैं। मैक्सिको वुमेन्स कॉन्फ्रेंस 1975, ये सब आप कंक्लूजन में लिखिएगा। कोपेनहेगन वुमेन्स कॉन्फ्रेंस 1980, नैरोबी वुमेन्स कॉन्फ्रेंस 1985। फिर 1975 जो ईयर था, इसको डिक्लेयर कर दिया गया इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर। फिर आपको जो 1976 से 1985 का टाइम पीरियड था, इसको डिकेड ऑफ वुमेन डिक्लेयर कर दिया गया यूएन के द्वारा। फिर उसके अलावा भी आप देखिएगा तो एडॉप्ट किया गया यूएन कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं CEDAW। तो इसको एडॉप्ट किया गया है। फिर उसके बाद आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक डिक्लेरेशन है ऑन एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 1993 में। तो ये सब सारे स्टेप्स लिए गए हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। अपने कंक्लूजन में आप 2-4 लिख सकते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल सिस्टम में महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है because of these steps which were taken back in the history, and right now also there are the steps which is being taken to promote the women's in the international relations and international politics। तो इस तरह से आप कंक्लूड कीजिएगा इस टॉपिक को। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अब मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन भी आ चुका है, तो अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो बस 29 रुपए का आपका सब्सक्रिप्शन है, आप उसको ले सकते हैं। 29 रुपए आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके जैसे अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर मेरी मदद कर देंगे तो वो मेरे लिए एक बड़ा अमाउंट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे जरूर सपोर्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगली बार हम लोग जो नियो रियलिज्म है, लिबरलिज्म और नियो लिबरलिज्म है, उसके साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।